नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। चौथा चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में बिहार में खूब जनसभाएं हो रही हैं। पीएम मोदी लगातार जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी तक बिहार में 5 बार आ चुके हैं और 8 से ज्यादा जनसभा कर चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। एयरपोर्ट पे जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 को पटना में रोड शो है, फिर एक दिन के लिए रात्रि विश्राम करेंगे पटना में, उसके अगले दिन मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर में जनसभा को संबोधित करने का प्लान, तो आपका क्या मानना है? तो तेजस्वी यादव ने इस पे सिंपल से कहा कि उनको रोड शो करने दीजिए, हम जॉब शो करेंगे। हमने नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, इस मामले पे हम अपना शो करेंगे, जनता हमें वोट देगी। अब इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रीति जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से ज्ञान रंजन जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रीति जी, हम तो पूछेंगे, तेजस्वी यादव इतने कॉन्फिडेंस में है कि कह रहे हैं कि पीएम मोदी को रोड शो करने दीजिए, हम जॉब शो करेंगे। क्या तेजस्वी यादव को अपने जॉब पे, अपने जो उन्होंने जो लोगों को रोजगार दिया, इस पे इतना उनको भरोसा है, जो कहते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, इतना भरोसा है कि वो पीएम मोदी को कह रहे हैं कि उनको रोड शो करने दीजिए, हम जॉब शो करेंगे? और दूसरा सवाल कि पीएम मोदी लगातार जनसभा कर रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें बिहार से टक्कर मिल पा रहा है? प्रभात जी, सबसे पहली बात तो तेजस्वी जी दूसरों के द्वारा जॉब जो दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उनके दिए गए जॉब पर अपनी क्रेडिट ले रहे हैं। तो पहले तो जनता सब जानती है कि ये रोजगार किसने दिया। और दूसरी बात कि जब बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी लगातार आ रहे हैं, तो इन्हें इनके पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री सबके लिए हैं और सभी पार्टी भी, जब लोकसभा चुनाव में हमारी सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लगी हुई है, तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आगमन उनका जब हो रहा है, तो यह एक कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने के लिए आ रहे हैं। अपनी नीति और नियत से जो उन्होंने अब तक जनसेवा किया है पिछले 10 वर्षों में, उसको बताने के लिए आ रहे हैं। और वो हमेशा से आते रहे हैं, हमेशा से बिहार को तोहफा देते आए हैं। इसीलिए जब वो इस बार उनका रात्रि प्रवास जब यहाँ पर हो रहा है, तो यह एक हम सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है। हम लोग इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। और प्रभात जी, जहां तक तेजस्वी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी रोड शो करेंगे और मैं जॉब शो करने वाला हूं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जॉब शो तो आपको अधिकार ही नहीं है करने का, लेकिन हाँ, आपको जो आपने जो किया है उसका शो जरूर आप जनता के बीच करें। भ्रष्टाचार शो करें, परिवारवाद शो करें। आप बिहार में जो कम समय में आपने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली, उसका आप शो करें। आप जंगल राज का शो करें और आप तुष्टीकरण का शो करें। यही आपसे उम्मीद भी जनता करती है। इससे ज्यादा की उम्मीद तेजस्वी जी के लिए यहाँ की जनता नहीं करती है। उनके उनके परिवार वालों ने यहाँ बिहार में लंबे समय तक शासन किया, उसके बावजूद भी गिनाने के लिए कुछ उपलब्धियां उनके हाथ में नहीं है। और जबकि मुख्यमंत्री के रहते हुए नीतीश कुमार जी ने और एनडीए के शासन काल में जब सुशासन की व्यवस्था स्थापित हुई, जब डबल इंजन की सरकार से बिहार की विकास की व्यवस्था द्रुत गति से आगे बढ़ रही है, तो इसी तरह लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को सब्ज बाग दिखाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि तेजस्वी जी पहले जॉब शो से पहले बाकी अपने जितने भ्रष्टाचार का शो हुआ है वो आप जरूर जनता के सामने प्रस्तुत करें, और यही हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं। जी, मैं ज्ञानरंजन जी से इस पे ले लेता हूँ काउंटर। ज्ञानरंजन जी, प्रीति जी कह रही हैं कि ये गौरव का विषय है कि पीएम आ रहे हैं, रात्रि में स्टे कर रहे हैं, अपनों के बीच आ रहे हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि अपनों के बीच में आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार के बारे में बताइए, इतने कम समय में आपने अकूत संपत्ति जमा कर लिया, इसके बारे में भी, इसका भी शो कीजिए, परिवारवाद का शो कीजिए, और सुशासन जो इन लोगों का एनडीए का होता है कि हमारी जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है, इस पे आप काउंटर कीजिए। देखिए प्रभात जी, बीजेपी ने अपनी बात रख ली है, ठीक है, अपने पार्टी की पक्ष तो रखेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में
चुनाव में प्रधानमंत्री से पहले तो चुनाव में चुनावी सभाएं में जाते थे और देश के लोग को संबोधन करते थे, तो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को दोगे प्रति साल, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। आज आप देख लीजिए, जो गैस का सिलेंडर 450 में हुआ करता था 1000 पार, पेट्रोल डीजल देख लीजिए 100 पार है, और नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, इन्होंने 20 लाख नौकरियां अभी तक 10 साल में नहीं दी है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं की केंद्र के जो डेटा है वो डेटा बता रही है। और बेरोजगारी का आलम इन्हीं के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के ही सरकार की डेटा है CMIE, वो कहती है कि अब तक की 45% की बेरोजगारी अब तक की सबसे ज्यादा है, और उस 45% पे जो बेरोजगारी की आलम है उसमें 82% युवा बेरोजगार हैं। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की अचीवमेंट है। उस 42% में से 70% युवा जो है पढ़े लिखे ग्रेजुएट है। तो इस तरह की अचीवमेंट इनकी है। जब भी आते हैं बिहार तो कहते हैं बिहार को बहुत सारा गिफ्ट दिया। अरे पटना यूनिवर्सिटी का, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का तो दर्जा दे ही नहीं सके, जबकि प्रदेश का मुखिया उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था सार्वजनिक मंच से। अरे बिहार के इमोशन का कदर रख लेते बिहारियों का, कम से कम पटना यूनिवर्सिटी का जब प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जब रिक्वेस्ट कर रहे थे खुलेआम सारे मंच से, पब्लिक मंच से, कम से कम पटना यूनिवर्सिटी का केंद्र का दर्जा ही देते केंद्रीय यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो सका। तो देश के प्रधानमंत्री जब जब आते हैं वो 2 ही चीजें करते हैं, अच्छे और लाभदार बातों से, अपने बातों से, जुमलेबाज बातों से अपने पब्लिक को भुला भटका के उसको ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। लेकिन बिहार अब चाकरी की है 2024 में, जो अभी जो इलेक्शन हो रहा है जनरल इलेक्शन में, इन्होंने कहा था 40 पार बिहार से, अभी सर्वे बता रहा है 32। लेकिन आप हमसे पूछिएगा तो इस बार एनडीए का क्या हाल होगा आपको भी हमसे ज्यादा पता है। आप लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लाइव सिटी तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं 2 मिनट में अभी बात को खत्म करूंगा। लाइव सिटी तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है ना, आप लोग तो गांव का कस्बा गली गली कूचा में जाते हैं। इनका आज 400 पार का जो गुब्बारा था उसका टाइटा फिक्स हो गया है, और देश के प्रधानमंत्री को अपने चीजों को दिखाने के लिए अब रोड शो करना पड़ा। अरे हमारे 18 महीने के महागठबंधन सरकार ने, हमारे 18 महीने के महागठबंधन, क्या ज्ञानरंजन, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा काउंटर ले लेते हैं। प्रीति जी, ज्ञानरंजन जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे आप लोग बात नहीं करते हैं, कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बहुत ही गड़बड़ है। ये इनका ऐसा आरोप है कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो गड़बड़ है। 32 सीट सर्वे में आ रहा है, सबको ही दिखा रहा है, हम लोगों ने भी दिखाया 30 से 32 सीटें जो है वो एनडीए के फोल्ड में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग इसी कारण से आ रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड की स्थिति असहज है आपके लिए। इस पे आपका क्या मानना है? मैं अपने साथी प्रवक्ता ज्ञानरंजन जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपना थोड़ा ज्ञानवर्धन जरूर कर लें कि एनडीए के शासन काल में जो नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाया है, पिछले ही, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रही, मैं उस 10 के पिछले 10 साल जो मनमोहन सरकार रही यूपीए की, उनके शासन व्यवस्था और अभी के शासन व्यवस्था में जब 10 वर्षों की आप तुलना करेंगे तो आप यह पाएंगे कि आज भी देश में लोगों ने 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अपने महती प्रयास से विकास की चहुमुखी एक योजनाओं के माध्यम से आज देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। आज भी जो जरूरतमंद है लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना को चला रहे हैं और अगले 5 वर्षों तक भी चलाने का काम करेंगे। यहाँ पर आज भी 4 करोड़ लोगों को यहाँ पर आज देश में उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। 34 करोड़ लोगों को यहाँ पर जनधन खाते से जोड़ा गया है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है कि पहले आपके शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में, जब लोगों से डीबीटी के माध्यम से बहुत कम लोग जुड़े थे, लेकिन आज देश यह गौरवान्वित महसूस करता है, दूसरे देश के लोग भी इसका अनुसरण करते हैं कि कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 100 रुपया भेजते हैं गरीबों के खाते में तो 100 रुपया उनके खाते में सीधे पहुंचता है। यह आमूलचूल परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है और इसका शोध जनता करती है।
हम तो काम करते हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता तो काम करते हैं, और जनता अपने वोट रूपी ताकत से और हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी को जिताकर वो अपने मन के भाव का वह शो करती है कि हम किसके पक्ष में हैं। अब देखिए, अब ये तो घबराएंगे ही, ये हम पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा का जो ये एक गुब्बारा था वो फूट गया, बहुत वो हतोत्साहित हैं। तो भाई हम हतोत्साहित नहीं है, हतोत्साहित इंडिया अलायंस के लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही पूरा का पूरा आरक्षण का लाभ देने का बयान नहीं देना पड़ता, और बयान देने के बाद भी पलटना भी नहीं पड़ता। तो यह दिख रहा है कि किसका टाई फिस हो रहा है और कौन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी, हम कर लेते हैं। ज्ञान रंजन जी कह रही हैं, इन्होंने अपनी योजनाओं को गिनवाया है कि मनमोहन सिंह की सरकार वर्सेस नरेंद्र मोदी की सरकार, 10 साल का कंपेयर किया इन्होंने। उसके अलावा ये उज्ज्वला योजना की बात कर रही है और डीबीटी की बात कर रही है कि अब पैसा आता है तो डायरेक्ट खाते में जा रहा है। कुल मिला के इन्होंने 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपा है। इस पे काउंटर लीजिए। और इन्होंने आरक्षण पे भी बात किया है कि लालू यादव जो है वो मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहता है, फिर पीछे भी हट गए इस स्टेटमेंट से। इस पे थोड़ा आप काउंटर लीजिए। देखिए प्रभात जी, जो तो मित्रों ने, जो हमारे साथी हैं, बोल रही थी कि मैं ज्ञानवर्धन कर लेता हूं, तो मैं ठीक कहा उन्होंने, मैं भी अपना ज्ञानवर्धन इनको थोड़ा सा बता देता हूं। मनरेगा मनमोहन सिंह की देन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी खत्म हुई थी और हर गरीब, अंतिम गरीब तक डायरेक्ट पैसा उस समय जाता था। जिसके सीबीडी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की, आधार कार्ड का जननी यूपीए गवर्नमेंट, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ, जो सेकंड फेज में ऑपरेशन होने वाला था। उज्ज्वला योजना, जितना लोगों को दिया, दोबारा उसका 10% भी रिफिल नहीं हुआ। ये तो उज्ज्वला योजना की सच्चाई है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से ये सारी खबरें आती है, मीडिया जो डेटा दिखा रही है, और मीडिया इंडी की है। अगर इनको अपने ही मीडिया और इनके सरकार पे अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, ज्ञानवर्धन ही करते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप 22 जो ये डेटा दे कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए, बिल्कुल गलत। ये सच्चाई का डेटा है कि मनमोहन सरकार ने 22 करोड़ जनता को बीपीएल से ऊपर लाया था, जिसके मोदी सरकार ने अपनी नीतियों की वजह से उनको वापस बीपीएल के नीचे भेज दिया था। और जिस उत्थान के लिए बातें बोल रहे हैं कि आप, मैं शांति से सुन लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। आप बोल रही थी इतना कड़वा सब, तो हम उसका घुट पी रहे थे। थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छे से डिबेट करते, अच्छा लगेगा व्यूअर्स को, प्लीज। तो मैं भी बोल लूंगा, उसके बाद आप जितना कड़वा बोलेंगे मैं पी लूंगा फिर से। तो सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने कहा 22 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, ये 5 किलो का अनाज जो फ्री में दे के बीपीएल से क्या कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, तो इंडिया हंगर इंडेक्स में 138वां पोजीशन है, 145 देश में 138वां। और वो 60 करोड़ जो टैक्स दे के हालत खराब है। मोदी सरकार की एक नीति है कि महंगाई और बेरोजगारी से उन लोगों को भी 60 करोड़ को 80 करोड़ वाले में लाके रख दे। और यही देश की जनता इस वक्त समझ चुकी है कि नहीं भैया, ये महंगाई और बेरोजगारी से काम नहीं चलेगा। कमर जो एक मिनट मैं आरक्षण वाले पे भी बोल रहा हूँ ना, आप सवाल पूछे उसका जवाब तो ले लीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब मैं मैं बोल रहा हूँ कि इस बार की गृहिणी ने, ठीक है आप कंटिन्यू कर लीजिए, बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रभात जी? प्रीति जी ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह ने जिन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नीतियों से पुनः उन्हें गरीबी रेखा के नीचे ला दिया, बीपीएल के अंदर ला दिया। ये भी कह रहे हैं कि 22 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह ने गरीबी रेखा से ऊपर लेके गए थे। ये सरकारी आंकड़ा, इस पर थोड़ा काउंटर दीजिए उनको। सबसे पहली बात तो ज्ञान रंजन जी जो यह कह रहे थे कि अभी एनडीए के शासन काल में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के प्रयासों से जो लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, इनको ये गलत बता रहे थे, तो पहले ही अपना उसका जांच कर ले, अपनी जांच पड़ताल कर ले। मैं यूं ही नहीं कर रही, मैं अपने बात पर कायम हूं और मेरी बात सत्य है, ये कह रही हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है ज्ञान रंजन जी। और दूसरा देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। आज हम अपने जब देश में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो सबों को मौका मिला, और कांग्रेस को तो सबसे ज्यादा इस देश में शासन करने का मौका मिला। लेकिन मैं पिछले शासन व्यवस्था की बात नहीं करती, मैं मात्र अब मोदी सरकार के 10 साल और उसके पिछले 10 साल की मैं बात करती हूँ। तो हमने मोबाइल फोन का, जो पहले हम लोग
इंपोर्ट किया करते थे, और आज हम लोग सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। क्या वहां पर रोजगार का सृजन नहीं हुआ? सुन लिया जाए। नहीं, मैं कर निर्माता, नॉट असेंबल नहीं। हम लोग आज सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आप भी अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ। स्टील के क्षेत्र में भी हम लोग सबसे बड़े सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग उत्पादक आज बन चुके हैं, हमारा देश बन चुका है। क्या नाम है इनका? नाम क्या है? जो मेट्रो, जो सड़क नेटवर्क था, वो भी हम लोग उसमें भी हम लोग सेकेंड पोजीशन पर हैं। और मेट्रो नेटवर्क जो कि बहुत गिने चुने शहरों में होता है, उसमें भी हम लोग थर्ड पोजीशन पर हैं। 10 साल से चल रही है बुलेट ट्रेन, 10 साल से तक नहीं चली है। बिल्कुल चल रही है। अब आप शांत रहिए भाई साहब, आप हमारी बात को सुन लीजिए। और देखिए, रेल नेटवर्क जो सबसे बड़ा है, और अभी मोदी जी के शासन व्यवस्था में हम लोग ये सबसे दुनिया में चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था बनकर उभरे हैं, और पूरे देश की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत खड़ा है। और तीसरी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है। इसीलिए देखिए प्रभात जी, मैं उन्हीं की बात का काउंटर कर रही हूँ। मैं प्रभात जी में ज्ञान रंजन जी की बातों का जवाब दे रही हूँ कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती, तो मैंने उनको बताया कि हमारी सरकार ने अपने मात्र 10 वर्षों में इतना काम किया। और अब मेरी बात तो अभी पूरा जवाब भी मैं नहीं दे पाई उनको, अब उनसे क्या सुनूं बताइए? पहले उनका और जवाब दे। अरे सुनिए ना, समय सुन लीजिए प्रभात जी। पूछिए प्रभात जी। जी बोलिए। रेलवे की चौथी अर्थव्यवस्था के कह रहे हैं, जो कि घाटा में चल रही है नीति सरकार के डेटा के हिसाब से। ये रेलवे की व्यवस्था की बात कर रही है। हाँ, ये बुलेट ट्रेन की बात कर रही है। 2014 में से अभी तक बुलेट ट्रेन गायब ही है। छोड़ी इतनी बड़ी बात, मोदी जी ने कहा था कि हर सांसद एक गांव को गोद लेके आदर्श ग्राम गया। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया वो क्या आदर्श ग्राम बना? देखिए, ये खोखली बात है, इन लोग की बातों की सुनिए, खाली शब्दों का माया जाल है इनके पास। एक बार भी इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई और जिसपे जो किसान के बात नहीं किया। क्या बात किया? अतुल्य भारत, विकसित भारत, फलाना ढिमकाना चमकाना, सारी बातें कर ले, लेकिन जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे पे नहीं आते। और यही कारण है प्रभात जी, आप लोग तो ग्राउंड पे जाते हो ना, लाइव सिटीज को मैं अच्छे से जानता हूँ, उनकी रिपोर्टिंग क्या है। आप लोगों ने अगर उनको 32 सीट दिया है ना, तो एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं 10-12 सीट पे है। आपको भी ये बात पता है। मैं आपको फिर से ईमानदारी से कहता हूँ कि जब हम लोग लोकतंत्र में जाते हैं, क्या हमारी रिपोर्टिंग जो भी होती है वो बहुत ही सटीक होती है। हमारी एक्चुअल रिपोर्टिंग जो भी होती है वो बहुत ही सटीक होती है। और अभी तक हमने अपना ओपिनियन मैं आपकी रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात ऐड किया कि आपको रिपोर्टिंग देखते हुए मैं तो उसकी तारीफ ही कर रहा हूँ कि आप लोग कहाँ तक जाते हो। उसके बाद मैंने अपना उसमें ऐड किया। मैं किसी पे सवाल नहीं उठाता, मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए देश में क्या चाहिए। अगर हम कोई प्रोमिसेस करते हैं, हम लोग यूथ है, हम लोग यूथ पॉलिटिक्स में जुड़ रहे हैं, 42 साल के हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या देश के लिए कुछ समझना चाहते हैं। शब्दों के माया से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ये 2010 से चला। किसानों की क्या हाल हुई? अच्छा, किसान की देख लो, एसपी तो बात ही भूल जाओ इन लोगों की। 750 किसान शहीद हो गए। क्या किया इन्होंने? समय का अभाव है हमारे पास। साहब किसानों की बात करें प्रभात जी, किसानों की बात ये कह रहे हैं, गरीबी हटाओ कह के गरीब का ही पलायन देश से कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। और जिन किसानों के बारे में बात करें, मैं बता रही हूँ, आज भी मोदी जी के ही शासन काल में किसानों को प्रधानमंत्री किसान प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए मिल रहा है। अरे भैया, माल्या, विजय माल्या, अडानी, इन्होंने 22 लोगों को अरबपति बनाया। इन्होंने 22 लोगों को अरबपति बनाया। हम लोग देश के लोगों को अरबपति बनेंगे। इन्होंने 22 लोगों को अरबपति बनाया। अडानी आ जाएंगे। अडानी जी आ गए। आजकल उनसे कुछ मिल गया क्या? अरे मेरे डेली लेते हैं। आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। अरे अभी भी लेते हैं क्यों? आप मोदी जी उनको तलाक दे दिए क्या? मोदी जी तलाक दे दिए क्या? अडानी को मोदी जी अडानी को तलाक दे दिए क्या?
आपकी पार्टी को बहुत मौका मिला, बस यहाँ अरे पर मेरी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी को, अरे तो जाइए नहीं, अरे ईडी सीबीआई को भेज दीजिए, ईडी सीबीआई को भेज दीजिए, अरे ईडी सीबीआई को भेजिए ना, तो अरे ईडी सीबीआई को भेजिए ना, आप ही के पुत्र है ना, तो हम लोग देश को अरे आगे छोड़िए, बढ़ने का काम करें। बड़का झूठा पार्टी है आपका, बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बहुत इतने सच्चे ईडी थे सीबीआई कि को आप भेजिए। किस तरह से सिमट अरे गए। अरे आप भी बहुत सच्चे अरे हम थे, सिमट गए तो आप भी सिमट जाइएगा। आपकी सीटें बता रही है, तो आपका, कुछ दिन में आप अरे प्रभात जी तुम तो चुप कराइए ना, मेरे सामने हट जाएगा। हो गया, ठीक है, शो को समाप्त करने का समय हो चुका है, हमारे पास समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। हमारा सवाल था कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम जॉब शो करेंगे, पीएम मोदी को रोड शो करने दीजिए। हमारे साथ ज्ञान रंजन जी थे कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर प्रीति शेखर जी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।